हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। तो जैसा आपने देखा कि एसएससी जीडी की श्रृंखला कंटिन्यू चली रही है। तो आज हमारा जो 20 क्वेश्चनों का जीके और जीएस का टॉपिक है उसमें देखिए आज जो होगा 16 जनवरी 2023 का जो शिफ्ट होगा वो दूसरा होगा। इससे पहले आपने शिफ्ट 1 देखा था 16 जनवरी का, तो अगर उसे आपने नहीं देखा तो उसे आप जरूर देखें। यानी कि यहाँ पर आने का मतलब है जो पिछले समय में जो हमने वीडियो वहाँ पे डाला है चैनल पे, तो उसे आप जरूर पूरा देखकर ही अगली वीडियो को देखें ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन इसका क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को और निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? कालबेलिया, चक्री, घूमर या भवई। ठीक है, देखिए मैंने कई बार एक चर्चा मैंने बात की होगी कि कालबेलिया जनजाति को लेकर जो राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, तो कालबेलिया का एक नृत्य है। ठीक है, कालबेलिया का एक नृत्य है और ये नृत्य कहाँ का है? तो ये है राजस्थान का है। कहाँ का भैया? राजस्थान का है। ठीक है, तो कालबेलिया जनजाति द्वारा, कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है, जो एक सपेरा जनजाति है। कैसी है? सपेरा जनजाति है। तो आपने देखा होगा गांव में जो सांपों को लेकर आते हैं, जो स्नेक लेकर आते हैं, वो इसी जनजाति के होते हैं। ठीक है, तो इनका मूल निवास स्थान अगर देखा जाए तो वो आपका राजस्थान में। ठीक है, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ये जो कालबेलिया डांस है ना, इसको क्या हुआ कि 2010 में, ठीक है, कब? 2010 में यूनेस्को ने क्या किया था? यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को ने अपने अमूर्त, किसमें? अमूर्त धरोहर सूची में क्या कर लिया? शामिल कर लिया धरोहर सूची में शामिल किया था। इंटेंजिबल साइट में शामिल किया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए, चलो ये तो नृत्य हो गया। ठीक है, बाकी और देखिएगा, ये चक्री कहाँ का है? ये तो जम्मू कश्मीर एक वाद्य यंत्र बजाने वाला है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। घूमर ये तो राजस्थान का ही है, ये तो फेमस है बहुत ही ज़्यादा। भवई कहाँ का है? भवई तो गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कुशु कुंतला प्रभाकर रेड्डी नवंबर 2022 में तेलंगाना में डैश डैश में निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने। ठीक है, तो ये मतलब तेलंगाना में किस निर्वाचन क्षेत्र से बने हैं? तो ये बने हैं मुनु गोडे। ठीक है, किस वाले क्षेत्र से? मुनु गोडे। लेकिन थोड़ी सी बात हम करेंगे किसको लेकर? तेलंगाना को लेकर बात करेंगे। तो तेलंगाना जो है ये कब बना था? तो ये बना था 2 जून कब? 2014 को। ये 29वां राज्य बना था भारत का। ठीक है, तेलंगाना की अगर बात करें तो यहाँ पर जो यह लोकसभा की सीटें हैं, लोकसभा की सीटें वो कितनी हैं? 17 है। ठीक है, और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 7 है। और यहाँ पे विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 17 7 का गुणा कर लो, 7 7 49। ठीक है, और ये हो गया 119। विधानसभा में कितनी? 119 सीटें हैं यहाँ पे तेलंगाना में। ठीक है, और तेलंगाना के इस समय वर्तमान में बात करें तो यहाँ पे सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर वो है रेवंत रेड्डी। कौन है? रेवंत रेड्डी। बाकी राजधानी जानती हो, हैदराबाद अब हो गई है इसकी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मुनुगोडे से ये थे, लेकिन उस समय ये था। तो फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? फूलदेई। ठीक है, मेघालय, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो ये कहाँ का है? उत्तराखंड का है फूलदेई। उत्तराखंड में एक और त्यौहार होता है। एक कौन सा? यहाँ पे हरेला। ठीक है, हरेला त्यौहार यहाँ पे है, हरेला उत्सव ये मनाया जाता है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पे भी टौली एक उत्सव यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पर एक गंगा दशहरा मनाया जाता है। ठीक है, गंगा दशहरा। तो ये सब उत्तराखंड के ही तो हैं। अच्छा ध्यान रखना, ये हरेला है ना, अगर आ जाए हरेली पर्व, हरेली पर्व, तो ये फिर उत्तराखंड का नहीं है, ये बताएंगे फिर ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक है,
तो इसको याद रखना, छत्तीसगढ़ में बड़ी की मात्रा आती है, हरेली में बड़ी की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। उत्तराखंड में आ की मात्रा, हरेला में आ की मात्रा, तो ऐसे आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। बाकी मेघालय में देखा जाए तो देखिए मेघालय में यहाँ पे चलता है एक चेरी ब्लाज्म फेस्टिवल। कौन सा है? चेरी ब्लाज्म फेस्टिवल, ये कहाँ पर होता है? इसके अलावा मेघालय में एक आप देखेंगे तो यहाँ पे वांगला महोत्सव बड़ी फेमस है। वांगला महोत्सव बहुत ही फेमस है, कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है, मेघालय में, ठीक है। गुजरात में एक नाग गुम्फन चित्रकला है। कौन सा? नाग गुम्फन क्या है? चित्रकला। ये कहाँ का फेमस है? गुजरात का ही फेमस है, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला है कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का आपका टॉपिक है। NNP इक्वल मूल्यह्रास, ठीक है, डिप्रिसिएशन। NNP इक्वल GNP प्लस मूल्यह्रास, NNP GNP माइनस मूल्यह्रास, NNP इक्वल GNP इंटू मूल्यह्रास। देखिए भाग तो होर वाला डाटा होता नहीं है, ठीक है, और ना ही गुणे वाला होता है। या तो प्लस या माइनस वाले में हम लोग कन्फ्यूजन रहते हैं। तो प्लस नहीं होता है, क्या होता है आपका? माइनस होता है। यानी कि NNP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस क्या करेंगे? मूल्यह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकल के आ जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन तब अध्यादेश जारी करता है? अब देखो आगे ना, अध्यादेश जारी करता है, जारी कर सकता है जब राज्य विधानमंडल सत्र में न हो और वह तो संतुष्ट हो कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। तो अगर विधानमंडल के लिए अगर वो सत्र में नहीं है तो फिर कौन जारी करेगा? क्योंकि विधानमंडल की बात आ गई, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति। तो अब राज्यों की बात है तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। जैसा हमने बताया कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत जब विधानसभा नहीं चलती है तो ये क्या कर सकता है? ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है, जारी कर सकता है, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का उल्लेख अनुच्छेद क्या है? 178 में है, 178 में है। मुख्यमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद किसमें है? इसका उल्लेख है 164 में है। और राष्ट्रपति का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 52 में है। किसमें है? 52 में है। और राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है ये भी जब लोकसभा अपने सत्र में ना हो, संसद सत्र में ना हो, तो ये अध्यादेश जारी करता है। कब? किस आर्टिकल तहत? तो वो है आपका, ये क्या है? 213 है ना, तो ये 123 के तहत करता है। किसके तहत? 123 के तहत। अगर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन बास्केटबॉल के संदर्भ में सही है? सही है, थोड़ा सा ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है, तो मेरे हिसाब से अगर आपको नहीं आता इसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। देखिए क्या है बास्केटबॉल के बारे में सही है। खेल शुरू करने के लिए 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। एक खिलाड़ी को 20 सेकंड के भीतर प्रतिस्थापित किया जाता है। बास्केटबॉल का आविष्कार 1981 में हुआ था। प्रत्येक बास्केटबॉल का भार कम से कम 700 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या इसमें सही क्या है? यहाँ पर देखिए ये 20 सेकंड नहीं मिलता है। अगर एक खिलाड़ी को हटाना है तो कितना होना चाहिए? वो 15 सेकंड का समय होना चाहिए। कितना? यहाँ 20 दिया है, तो यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं सही है। बास्केटबॉल का आविष्कार 1981 में हुआ था। 1981 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1800। जेम्स नाई स्मिथ ये व्यक्ति थे जिन्होंने बास्केटबॉल का क्या किया था? आविष्कार किया था या शुरू किया था, ठीक है। तो इसका सही भी गलत है। फिर कह रहा है प्रत्येक बास्केटबॉल का भार कम से कम 700 ग्राम होना चाहिए। नहीं, 700 ग्राम तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ये समथिंग 500, देखो 588 से लेकर 616 ग्राम के मध्य होता है। इतने के मध्य होता है, तो 700 तो नहीं होगा। वो भी कह रहा है कम से कम, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं हुआ, यानी ये भी गलत है। तो बास्केटबॉल शुरू करने के लिए 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। तो हाँ, ये बात
सही है, 5 पच की ही होती है। ठीक है, अधिकतम 7 हो सकते हैं लेकिन 5 पच मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, शुरू करना तो 5 ही होने चाहिए। आगे जाओ, 1867 में मुंबई में किस संस्थान की स्थापना हुई थी? प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी या युवा बंगाल आंदोलन? तो ये हुआ था कौन सा? प्रार्थना समाज। ठीक है, अब देखो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज के कह सकते हैं कि इसके कुछ सदस्य थे, जैसे M.G. रनाडे, यानी महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, ये सदस्य थे। बाकी रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में होता है। किसके द्वारा? तो विवेकानंद जी के द्वारा होता है। कोलकाता में पड़ोस में पड़ता है एक वेलूर मठ, वहीं पे क्या बनाया था? आश्रम बनाया था इसका, हुगली नदी किनारे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो होगी ये 1875 में होगा। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, एक है आपके व्लावस्की और कर्नल अल्काट, ये 2 लोगों ने मिलकर किया था। ठीक है, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हुआ था। किसके द्वारा? तो हेनरी विवियन डेरोजियो या हेनरी डे रोजियो, इनके द्वारा हुआ था, इनके द्वारा। ठीक है, तो इन सबको हमने देख लिया, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण, थियोसॉफिकल सोसाइटी, युवा बंगाल आंदोलन। अब जाओ, डैश डैश पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। क्या थी? तो मगध की राजधानी थी क्या? राजगृह, सारनाथ, उज्जैन, तक्षशिला। तो ये क्या थी? राजगृह। ठीक है, कौन सा था? राजगृह था। यानी कि कई वर्षों तक पाटलिपुत्र से, या ये कहते हैं कि राजगृह पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। तो मगध की राजधानी पहले राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र ये हो गया। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बिहार में। राजगृह कहाँ पड़ता है? बिहार में, जहाँ बौद्ध धर्म की पहली संगति हुई थी। उस तत्व की पहचान करें जो उपधातु नहीं है। उपधातु को हम लोग अर्धधातु पे कहते हैं, सेमी कंडक्टर या सेमी मेटल। तो इसमें लोग क्या कहते हैं? अर्धधातु भी कहते हैं। अर्धधातु का मतलब हो गया जिसमें धातु अधातु के दोनों के गुण हों। तो जर्मेनियम, पोलेनियम, जेनान, टेल्यूरियम। देखिए कह रहा है नहीं है, तो जेनान तो नहीं है, जेनान नहीं है। जेनॉन जो है एक क्या है? अक्रिय गैस है। कैसा है? अक्रिय या फिर नोबेल या उत्कृष्ट गैस है ना, ये गैस है, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में 18वें वर्ग में आता है। ठीक है, कब आता है? 18वें वर्ग में आता है। तो ये अक्रिय गैस इसको कहा जाता है, या नोबेल गैस कहा जाता है, या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, जो 18वें वर्ग में सभी होंगे। हीलियम, जेनान, रेडान, और एक होगा आपका रेडान हो गया, जेनॉन हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? अक्रिय गैस है। ठीक है, बाकी सब जर्मेनियम, पोलेनियम, ट्यूलेरियम, ये क्या है? उपधातु या अर्ध धातु में काउंट होते हैं। ठीक है, एंटीमनी भी इसी में आएगा। देखिए, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलाग राष्ट्रीयता की दृष्टि से डैश डैश थे। अच्छा, इनकी राष्ट्रीयता तो क्या थी? जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग थे, तो इनकी राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी वो क्या थी? अमेरिका की थी। ठीक है, अब जो ये जो नॉर्मन बोरलाग हैं, इनको ध्यान रखेंगे कि 1970 में क्या मिला था? शांति के क्षेत्र में क्या मिला? इनको मिला नोबेल पुरस्कार। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, और बाकी ये सब सभी को पता है कि ये लिखा ही है, विश्व में हरित क्रांति के जनक ये माने ही जाते हैं, और इनके नाम पे ही डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है, जिसे कृषि का नोबेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कृषि का नोबेल कहते हैं, कृषि का नोबेल कहते हैं। ठीक है, भारत में देखेंगे तो जो आपके MS स्वामीनाथन है, स्वामीनाथन, ये क्या है? भारत में क्या है? हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति
के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी, तो ये जानेंगे कि हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में होती है। दशक 1960 में नहीं, 1960 के दशक में, ठीक है, शुरुआत होती है। और जो हरित क्रांति है ये ध्यान रखिएगा कि कौन सी, थर्ड 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुई थी, शुरू हुई थी। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। और हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में क्या करना था, वृद्धि करना था। खासकर किसमें, तो खासकर गेहूं और धान। ठीक है, बाकी और भी थे लेकिन 2 में अनिवार्य था लगभग कि किया जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे ईयर बुक 2019-20 के अनुसार भारत में छोटी लाइन की लंबाई कितनी है, मतलब जो छोटी लाइन की जो है उनकी लंबाई कितनी किलोमीटर तक बिछाई गई है। 1604, 20,334, 12,365, 9,876। तो ये है कितना, 1604 किलोमीटर छोटी लाइन बिछाई गई है 2019-20 तक। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी डैश डैश में सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। ठीक है, ये सांविधिक है, संवैधानिक नहीं है, यानी कानून बना के किया गया। ठीक है, तो ये कब है, 1992। ठीक है, कब है, 1992। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना इसके तहत की गई थी। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट कब बना था, ये ध्यान रखेंगे। और आता है राष्ट्रीय महिला जो आयोग है इसका, जो अगर आपसे पूछेगा ना एक्ट कब बना था, अधिनियम, तो वो बना था 1990 में। ठीक है, जबकि स्थापना कब हुआ, 1992 में। तो देखिए जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी स्थापना कब होगी, तो कहेंगे 1992 में होगी। ठीक है, अब राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली यानी कि फर्स्ट अध्यक्ष कौन होंगे, अब कोई महिला ही होंगी, जो भी होंगी, लेकिन फर्स्ट अध्यक्ष कौन है इसमें, तो है जयंती पटनायक। कौन थी, जयंती पटनायक। ठीक है, और मैं वर्तमान की स्थिति के हिसाब से बात करूं तो वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है रेखा शर्मा। कौन है, तो वो है रेखा शर्मा। कौन है, रेखा शर्मा, और अभी भी ये हैं भी। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना, 1992 में। कैसा है, सांविधिक निकाय है, यानी कानून बना के किया गया है, संसद के द्वारा किया गया है, लेकिन ये संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन COP 27 में स्वीडन के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो अब पर्यावरण है ना, तो यहाँ पे देखो जलवायु और परिवर्तन रूपरेखा, तो अब जो मंत्री होंगे वही तो जाएंगे वहाँ पर स्वीडन में। तो वो कौन थे और अभी भी हैं, वो है कौन, भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र जो यादव हैं ये अभी भी क्या हैं, ये वर्तमान में भी क्या है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री हैं केंद्र सरकार में। ठीक है, ये वर्तमान में भी यही है। ठीक है, तो ये COP, ठीक है, COP देखो भैया COP क्या होता है, तो जो COP आपका 27 हुआ था, COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो ये 2027 लगा हुआ था, स्वीडन में हुआ था। ठीक है, तो जो आपका एक मिलेगा UNF CCC। ठीक है, UNF CCC, इसने क्या किया था कि फर्स्ट पृथ्वी
शिखर सम्मेलन कहाँ पे कराया था? शिखर सम्मेलन ये जो हुआ था कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। ठीक है, तो इसके जो UNFCCC हैं, इसके जो सदस्य हैं ना, इसके जो सदस्य हैं, उन सदस्यों को ही कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे आ जाओ। अब देखो, निम्नलिखित में से किसके अभाव के कारण कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है? लोहा, विटामिन ए, कैल्शियम, आयोडीन। ठीक है, तो ये कौन होगा? कैल्शियम होगा। ठीक है, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम हो जाएगा। तो दंत क्षय और ये। अब देखो, आपने सुना होगा एक दांत का इनेमल। ठीक है, पढ़ा होगा ऐसे, दांत का इनेमल, या हिंदी में कहें तो भैया दंत वल्क। ठीक है, तो दांत का जो इनेमल है ये शरीर का सबसे मजबूत पार्ट है ना। ये क्या है? शरीर का सबसे क्या है? कठोर भाग है। कठोर भाग है ये। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, दंतवल्क जिसे बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 27 से 28, 33 से 34, 23 से 24 या 37 से 38? तो देखिए सही कौन है इसमें? तो ये है 23 से 24। अब जो देखो अनुच्छेद आपसे पूछ लेगा, अनुच्छेद आपका 23 क्या है और अनुच्छेद आपका 24 क्या है? तो 24 में तो यही बताया गया ना, किसमें क्या होगा कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम पूर्ण कार्य नहीं कराए जाएंगे। ठीक है, आप चैलेंज भी कर सकते हो। ठीक है, और बाकी 23 क्या है? ये क्या है? मानव दुर्व्यापार, खरीद बिक्री, मानव दुर्व्यापार के बारे में बताया गया। मानव दुर्व्यापार पर निषेध की बात की गई है, निषेध। ठीक है, इस पे बात की गई है। चलिए अगला देखिए, असम सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अब असम सरकार है तो असम सरकार का ही कोई क्या होगा, मतलब असम के ही कोई व्यक्ति होंगे। कृष्णा एला, अनुराधा पांडे, अमला अक्कीनेनी, तो जतिन गोस्वामी। तो ये कौन है? जतिन गोस्वामी। तो हमने आपने को मैंने पढ़ाया कि जतिन गोस्वामी जो है ये कौन है भाई? ये देखिए, ये जो क्षत्रिया है ना, क्षत्रिया, शस्त्रिया जो आपका शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य से ये क्या है? संबंधित है। क्या है? संबंधित है। किससे हैं? शास्त्रीय नृत्य से क्या है? ये संबंधित है, जतिन गोस्वामी। ठीक है, असम को ध्यान रखना है आपको। असम, असम में ही आपने पढ़ा है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? नदी द्वीप है ना, नदी द्वीप। नाम क्या है? माजुली। ठीक है, माजुली, जो किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र पे। ठीक है, असम में। ठीक है, असम में ही कामाख्या मंदिर है क्या? कामाख्या मंदिर, जहाँ पे अम्बुबाची का मेला लगता है, अम्बुबाची का मेला लगता है। और देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो देखो, बांस ड्रिप यानी बांस से सिंचाई होती है कहाँ पर? मेघालय में। और जो बांस ड्रिप सिंचाई है ना, ये असम का, सॉरी ये मेघालय का क्या है? लगभग 200 साल पुराना ये परंपरा है। ये क्या है वहाँ का? ये क्या है वहाँ का? 200 साल
पुरानी क्या है, परंपरा है। ये वहाँ ऐसे सिंचाई करते हैं बांस से, ठीक है, बांस से ही करते हैं। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन दिशा निर्देश हमारे शहरों को बनाने में राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। जो अटल मिशन दिशा है, अटल मिशन जो दिशा है, इस मतलब इसको क्यों शुरू किया गया है? आर्थिक रूप से सुरक्षित, तकनीकी रूप से अनुकूल, ऋण सुरक्षित या जल सुरक्षित। तो ये है किसके लिए? जल सुरक्षित। किसके लिए? जल सुरक्षित, ठीक है। अभी आपने देखा कि जल जीवन मिशन की बात कर रहे थे। जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था? मिशन जो शुरू हुआ था ये हुआ था 15 अगस्त 2019 को। तो इसका उल्लेख क्या, उसका उद्देश्य क्या है कि 2024 तक भारत के सभी घरों में क्या किया जाएगा? नल से जल कनेक्शन किया जाएगा, ठीक है, सबके घर जल पहुंचेगा 2024 तक। अब देखो, निम्नलिखित में से किस देश में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया था? ठीक है, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश या दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका क्या है? वेस्ट इंडीज, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? वेस्ट इंडीज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वेस्ट इंडीज जो है एक कैरेबियाई एक देश है। कैसा है? कैरेबियाई देश है। कैरेबियाई सागर एक है ना, उसी सागर में है, कैरेबियाई देश है, ठीक है। वेस्ट इंडीज की कोई राजधानी नहीं है, ध्यान रखना। ये पूछता है कि किस देश की राजधानी नहीं है, तो इसी की राजधानी नहीं है। अब जो वेस्ट इंडीज भारत के क्या है? वेस्ट में है, इसलिए इसको नाम दे दिया क्या? वेस्ट इंडीज नाम दे दिया, ठीक है, वेस्ट इंडीज नाम दे दिया। और या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये वेस्ट इंडीज है वो भौगोलिक रूप से किस में आएगा? तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आएगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्या है? ये हिस्सा है, ठीक है। अब देखो कि जो आईसीसी अंडर 19 जो वर्ल्ड कप है, ये पहली बार कब हुआ था? तो 1988 में पहली बार हुआ था, ठीक है। तो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है, इसमें सबसे सफल टीम अब तक के कौन रही है? सबसे सफल टीम वो रही है कौन? भारत। कौन सी रही है? भारत। इसके अलावा देखोगे अभी ये होगा ना 2024 में होने वाला है, नहीं क्या होगा? 2024 में ये होने वाला है। तो ये फिर कहाँ पे होगा? 2024 में कहाँ पे होगा? 2024 ये होगा कहाँ पे? श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय बताएंगे दुबई में है, ठीक है। वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया था? नीति आयोग, NABFID, मौद्रिक समिति, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो ये कौन है? नीति आयोग। तो भाई नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर? योजना आयोग। योजना आयोग कब बना था? योजना आयोग बना था 15 मार्च 1950 को, जो क्या करता था? पंचवर्षीय योजना बनाता था, ठीक है। ये तो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष तो चलो पीएम होते ही होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है इसके? सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। ये कोई महिला नहीं है, ठीक है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष तो पीएम होते हैं, जो भी होंगे उस समय वही बन जाएंगे, ठीक है। ये देखिए क्या है? NABFID, इसका ये होता है नेशनल बैंक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। नेशनल एंड बैंक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये होता है, ठीक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ये पूछा गया सवाल है कि ये कब बना था। बाकी ये बना था कब? 2021 में बना था, ठीक है, ये बना था, ठीक है।
मौद्रिक नीति समिति कौन बनाती है? आरबीआई बनाएगी, क्योंकि मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करती है, तो इसलिए वो मौद्रिक नीति समिति आरबीआई का है। ठीक है, तो ये आज हमारे कितने थे? आज हमारे ये क्वेश्चन हो गए कितने? 20, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर इनका जो हमने एक्सप्लेनेशन जो किया है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।